हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 के तहत जो स्टेट डिफाइन है उसको हम देखेंगे। और मैं आपको वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इसमें हम लगभग 11 केस लॉ जो माइल्ड क्या कहते हैं, सबसे प्रीस्टिशियस जजमेंट है, जो माइल्ड स्टोन जजमेंट है, जो लैंडमार्क जजमेंट है, उस केस लॉ को हम डिस्कस करेंगे और वन बाय वन। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम में आर्टिकल 12 से रिलेटेड जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, इससे अच्छा अगर कोई प्रोफेसर भी आपको पढ़ा दिया तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे कह दीजिएगा कि नहीं सर, आपके बातों में कुछ प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो कुछ भी पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा, मैं 11 केस लॉ को डिस्कस करूंगा और 11 केस लॉ वन बाय वन डिस्कस करूँगा। व्हाट इज़ द स्टेट, क्या होता है, आखिर ये स्टेट क्यों आया सिनेरियो में। क्योंकि जो भी हमारे फंडामेंटल राइट जब भी वायलेट होते हैं, तो हम जब भी किसी इंसान का फंडामेंटल राइट वायलेट होगा, ठीक है, तो जब स्टेट वायलेट करेगा, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, तभी आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और 226 के तहत हाई कोर्ट में। यदि कोई प्राइवेट बॉडी आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, इन्फ्रिंज करता है, तो आप फिर फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। तो इसलिए जो है आर्टिकल 12 का कॉन्सेप्ट आया कि फंडामेंटल राइट आज क्लेम्ड अगेंस्ट द स्टेट नॉट प्राइवेट बॉडी। देखिए, मेरा वीडियो में मैं सब कुछ इस बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं मेरे लिए, लेकिन मैं मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मैं आपको बता दूं कि ये, अच्छा एक बात और है, ये जो भी मैं 11 केस लॉ डिस्कस कर रहा हूँ वो लैंडमार्क जजमेंट है और MP जैन की बुक को फॉलो किया गया है, VN शुक्ला ने नहीं फॉलो किए हैं। उसमें हो सकता है 2 केस लॉ आपको और मिल जाएंगे, लेकिन अभी तो मैं MP जैन ही फॉलो किया हूँ। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है, पहली बात कि आर्टिकल 12 के तहत जो स्टेट डिफाइन है वो स्टेट बार करता है। ठीक है, स्टेट जो है जब भी कोई ऐसा लॉ बनाया या बाई ऑर्डर बनाए कुछ भी जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करे, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। और ये आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। मतलब 13 क्लॉज 2 में ये लिखा हुआ है कि द बार द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इन्फ्रिंजिंग द फंडामेंटल राइट। ठीक है, और आर्टिकल 12 में स्टेट डिफाइन किया गया है। तो आर्टिकल 12 में कौन कौन से पार्ट स्टेट के अंदर आते हैं उसको देख लीजिए। पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर PM, ठीक है, और आपके पार्लियामेंट हो गया, राज्यसभा लोकसभा हो गया और प्रेसिडेंट हो गया। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर वहीं CM हो गए, स्टेट लेजिस्लेटिव विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर हो गया। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट आता है, ये भी आपको पता है। तो ये आपके स्टेट के अंदर आता है। दूसरा बात होता है लोकल बॉडी, ठीक है, ऑल लोकल बॉडी। और तीसरा होता है अदर अथॉरिटी। तो मैं आपको बता दूं, लोकल बॉडी में 2 केस लॉ हैं, उसको मैं आज नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। अदर अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 11 केस लॉ हैं और बहुत से लैंडमार्क जजमेंट भी हैं। जैसे आपको बता दूं, जजमेंट है अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीद 1987 का जजमेंट, जिसमें 6 टेस्ट दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये टेस्ट जो फॉलो करेगा वो स्टेट के अंदर आएगा और जो नहीं फॉलो करेगा वो स्टेट के अंदर नहीं भी आ सकता और आ भी सकता है, वो केस बाय केस दिखा जाएगा। लेकिन 6 टेस्ट मैं आपको बताऊंगा। ये टेस्ट कुछ यूट्यूब चैनल जो है ये बता रहे हैं कि सोम प्रकाश वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में ये टेस्ट दिया गया है, लेकिन MP जैन में ये लिखा है कि अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीद में ये टेस्ट दिया गया है। तो आप वन बाय वन इसको देखते रहिएगा। ठीक है, तो अदर अथॉरिटी हम देखेंगे कि अदर अथॉरिटी क्या होती है जो स्टेट के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, तो इसमें वन बाय वन केस मैं देखूंगा, आप मेरे राइटिंग में मत जाइएगा, मेरी बात को सुनिएगा। अदर अथॉरिटी में एक कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी। इंस्ट्रूमेंटलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है इंस्ट्रूमेंटलिटी। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि जो ऑटोनॉमस बॉडी है, यदि स्टैच्यूटरी बॉडी होगी तो स्टेट कही जाएगी, लेकिन जो नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, बॉडी रजिस्टर्ड अंडर जनरल लॉ और कंपनी लॉ, वो अभी तक कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटली में ये कहा गया कि जो नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी होगी वो स्टेट नहीं कही जाएगी। और इसका पहला पहला जजमेंट है, पहला केस लॉ है
राजस्थान राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड, ठीक है, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, वर्सेस राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड वर्सेस मोहनलाल, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड सेटअप बाय द गवर्नमेंट, सेटअप बाय इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट इज एम्पावर टू कैरी और एनी ट्रेड और कॉमर्स, मतलब गवर्नमेंट खुद राजस्थान इलेक्ट्रिक बोर्ड को एम्पावर कर रही है किसी इंस्टीट्यूट के जरिए कि तुम ट्रेड करो और कॉमर्स करो, और उसका बेनिफिट खुद ले रही है। देखिए एक्चुअली में यहाँ पे एक सिस्टम होगा, इस चीज़ को समझिएगा। मान लीजिए ये अगर गवर्नमेंट है और अगर इस चीज़ को ये इंस्टीट्यूट के तहत बनाएगी और इसके प्रॉफिट को कैरी करेगी, यदि प्रॉफिट को कैरी नहीं करेगी तब मैं आपको बताऊंगा उस वहाँ पे क्या होगा। यदि प्रॉफिट कैरी कर रही है गवर्नमेंट तो ये इंस्टीट्यूट कहा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान चूँकि इंस्टीट्यूट के तहत स्टैट्यूटरी बॉडी है, बनाया गया है, और गवर्नमेंट एम्पावर करती है राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड को कि आप कोई ट्रेड करिए, कोई कॉमर्स करिए, और उसके बेनिफिट को खुद लेती है, इसलिए स्टेट कही जाएगी। इसमें एक किसी के प्रमोशन का मामला था मोहनलाल के, तो ये है। दूसरा केस लॉ हम देखते हैं। तो दूसरा केस लॉ है सुखदेव वर्सेस भगत राम का, ठीक है, सुखदेव वर्सेस भगत राम, ये केस है 1975 का, ठीक है। दो केसेस हैं, सुखदेव वर्सेस भगत राम 1975 का, एंड दूसरा है सभाजीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी 1975 का है। ये दोनों जजमेंट एक ही दिन आए थे, लेकिन इसमें थोड़ा फ़र्क है, इसमें बात को आप समझिएगा। कुछ लोग एक केस लॉ है रमन्ना डी सेट्टी, आर डी सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 6 टेस्ट को कहेंगे कुछ यूट्यूब चैनल वाले, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो 6 टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीद में दिया है। तो इसमें देखिए सुखदेव वर्सेस भगत राम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चूँकि LIC, ONGC एंड IFC ये क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट है और स्टैट्यूट के तहत बनी हुई है, इसलिए स्टेट कही जाएंगी, ठीक है। सिंपल सा केस लॉ है, कोई वो नहीं है। कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ देता है कि LIC ONGC से संबंधित कौन सा केस लॉ है। तीसरा केस लॉ है आपको तीसरा केस लॉ है सभाजीत तिवारी, ठीक है। देखिए मेरे वर्ड को देखिएगा, इसमें इतना जगह नहीं है कि मैं आपको लिख के बता सकूँ। सभाजीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1975 का जजमेंट है। ये दोनों जजमेंट एक ही दिन आया था, शायद एक ही बेंच ने इसको दिया था। तो उसने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, इसमें CSIR को कहा गया कि शुरू में कहा गया कि स्टेट नहीं है। देखिए मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ, क्यों नहीं है वो बताऊँगा। क्योंकि जो ऑटोनॉमस बॉडी है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी है, उसमें कहा गया कि जो इंस्टीट्यूट के तौर बनाई गई एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है वही स्टेट होगी। लेकिन यहाँ पे CSIR को कह दिया गया चूँकि ये बॉडी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है और एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ डील करती है, ठीक, लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इसकी फंडिंग के लिए, बट एंटायर फंडिंग को कंट्रोल नहीं करती है, ठीक है। मतलब ये कह रही है कि LIC, ONGC और IFC की तरह ये फुल्ली फंडेड नहीं है। उस समय कहा गया था, उस समय 1975 में। लेकिन मैं आपको बता दूं तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये चूँकि CSIR इज रजिस्टर्ड अंडर रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, पहला पॉइंट, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है लेकिन फुल्ली फंडेड नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एक सोसाइटी के अंदर है, रजिस्टर्ड है, इसीलिए CSIR LIC ONGC की तरह की स्टेट नहीं है। लेकिन बाद में जब 6 टेस्ट आएंगे तो बाद में सुप्रीम कोर्ट अपने इसी जजमेंट को रिव्यू करेगी और कहेगी कि नहीं, CSIR इज ऑल्सो अंडर द आर्टिकल 12 एज ए स्टेट, ठीक है। चौथा केस लॉ आप देख लीजिए। चौथा केस लॉ है रमन्ना RD सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, 1979 का केस है। लेट डाउन सम टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द बॉडी कुड बी रजिस्टर्ड अंडर आर्टिकल 12 और नॉट, ठीक है। तो क्या टेस्ट था, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था, ये ऑब्जर्वेशन मैं बताऊंगा। इसमें कहा गया था
कि नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी कुड बी रजिस्टर्ड अंडर अथॉरिटी इफ़ इट कुड बी रिगार्डेड एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यदि इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट होगा तो ही जो है ये इसको आप जो है कह सकते हैं एज ए स्टेट लाइक CSIR। ठीक, इसमें कुछ MP जैन में कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं। इससे मान लीजिए एक कंपनी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे उसमें समझाया गया है। ये बर्मन सेल है, कोई कंपनी है। बर्मन सेल वॉज ए नेशनलाइज एंड वेस्टेज गवर्नमेंट इटसेल्फ। मान लीजिए ये बर्मन सेल है, एक कंपनी है। ठीक है, और बर्मन सेल वॉज नेशनलाइज एंड वेस्टेज इन गवर्नमेंट इटसेल्फ अंडर कंपनी एक्ट के तहत गवर्नमेंट का इसमें कंट्रोल है, इसमें इंटरेस्ट वेस्टेज। ठीक है, और इस बर्मन सेल को यदि भारत, देखिए इसको, इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा। अगर आपको स्टेट समझना है तो मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि यदि कोई बॉडी, ठीक है, यदि कोई बॉडी गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल है, उसमें गवर्नमेंट का इंटरेस्ट वेस्टेज है, और उसको कोई एक्वायर करती है ऐसी कंपनी जो प्राइवेट है, जैसे भारत पेट्रोलियम। ठीक है, टेकन द ओवर भारत पेट्रोलियम एक्चुअली में ऑटोनॉमस थी उस समय, गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल नहीं था उस पर। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि यदि चूँकि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट वेस्टेज है इसमें, और इसको एक भारत पेट्रोलियम जैसी बॉडी टेक ओवर कर रही है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। ठीक है, तो ये अब जो है चूँकि गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ये एक प्रोविज़न के तहत बनाई गई, लेकिन इसे भी स्टेट कहा जाएगा क्योंकि इसने टेक ओवर किया है इस गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को, उसके वेस्ट को, मतलब उसके बनाई गई अथॉरिटी को आपने एक्वायर किया है, इसलिए अब आप स्टेट के अंडर में आएंगे। ठीक है, तो 4 केस लॉ बता दिए RD सेट्टी का। 5वां केस लॉ आप देख लीजिए, यहाँ पे है आपका सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें प्रमोशन का कोई मामला था। इसमें जो है इसी में कहा गया था, हाँ ये बहुत अच्छा केस लॉ है। आप दोनों केस लॉ को बहुत ध्यान सुनिएगा। सोम प्रकाश वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस है। अब धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ रही, 1975 से 1979 हुआ, 1979 से 1980 हुआ। तो अभी तक जो कहा जा रहा था कि अथॉरिटी स्टेट होगी, अभी तक कह रहा था कि स्टैट्यूटरी बॉडी स्टेट होगी, लेकिन अब यहाँ पे कहा गया कि यदि कोई सिस्टम है और उसका फंक्शन गवर्नमेंट से रिलेटेड है, यदि वो फंक्शनली ऐसा, देखिए अभी तक कह रहा था कि अथॉरिटी होगी तो स्टेट होगी, स्टैट्यूटरी अगर इंस्टीट्यूट के तौर पर बनाई गई है तो अथॉरिटी तो स्टेट होगी। लेकिन सोम प्रकाश वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया कि नहीं, अगर उस कंपनी, उस बॉडी का यदि फंक्शन, कोई भी फंक्शन स्टेट से रिलेटेड है, जैसे वहाँ पे कोई मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति, वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के फंक्शन में गवर्नमेंट का कंट्रोल, कुछ भी ऐसा फंक्शनल होगा तो उसको स्टेट माना जाएगा। सोम प्रकाश में प्रमोशन का मामला था। ठीक है, इन दिस केस फॉर्मल ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट इज ए गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया था कि जो फंक्शनल है, यदि फंक्शन जो है गवर्नमेंट का, जो कंपनी का फंक्शन है, यदि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, कंपनी के अंदर गवर्नमेंट का दखल है, उसके फंक्शन में, उसके वर्किंग में, उसकी नियुक्तियों में, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर में, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भर्तियों में, जैसे मान लीजिए NTPC। ठीक है, NTPC के जो CMD होता है उसकी नियुक्ति गवर्नमेंट करती है, तो उसके फंक्शन में उसका जो है हस्तक्षेप है, इसलिए जो है वो स्टेट होगी। तो इसलिए सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया। अब छठा जजमेंट है, ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें 6 टेस्ट दिए गए थे अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीद में। तो ये जो केस है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीद में, ये लैंडमार्क जजमेंट है, 1987 का जजमेंट है ये। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीद 1987 का। जैसे केशवानंद भारती केस है, वैसे स्टेट के मामले में ये लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ये एक्चुअली में क्या है, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि यदि कोई बॉडी अथॉरिटी होगी तो वो स्टेट होगी। हमने क्या देखा था सोम प्रकाश में कि अथॉरिटी होगी तो स्टेट होगी, यदि इंस्टीट्यूट की तरह बनी रहेगी तो स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, यदि फंक्शनल होगी
उसका फंक्शन गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा तो स्टेट होगी। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर कोई नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, वो गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूट द्वारा नहीं बनाई गई है, किसी इंस्टीट्यूट द्वारा, किसी नियम के द्वारा नहीं बनाई गई, तो भी वो जो है स्टेट कही जाएगी। कब कही जाएगी? ठीक है, उसके लिए 6 टेस्ट दे डालें, 6 टेस्ट। यदि ये 6 टेस्ट में से कोई भी एक टेस्ट अगर फिट बैठता है तो कोई भी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो स्टेट कही जाएगी। कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी अजासिया में आया, नॉन लिमिटेड टू कॉरपोरेट क्रिएटेड कॉपरेशन और क्रिएटेड बाय इंस्टीट्यूट बट अप्लीकेबल टू कंपनी और सोसाइटी। मतलब कोई भी चीज़ कंपनी लॉ के तहत बनाई गई हो या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बनाई गई है, लेकिन अगर ये 6 टेस्ट वैलिड होगा तो वो स्टेट कहे जाएंगे। आप सुन लीजिए 6 टेस्ट को। पहला टेस्ट, इफ़ द एंटायर कैपिटल ऑफ बॉडी इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, यदि उस कंपनी का पूरा खर्च जो है गवर्नमेंट दे रही हो। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मेरी बातों को सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि इस भी जगह उतनी है नहीं मैं बता सकूँ आपको। यदि उस बॉडी का एंटायर खर्चा गवर्नमेंट दे रही हो, पूरा खर्च, तो वो स्टेट कही जाएगी। अथवा और ये 6 में से ऐसी बात मत सोचिएगा कि 6 टेस्ट वैलिड हो गए तब जाके वो स्टेट होगी, नहीं, कोई भी एक टेस्ट अगर लिंक हुआ तो स्टेट कह जाएंगे। दूसरा, फाइनेंशियली असिस्टेंट गिवन बाय गवर्नमेंट और ऑलमोस्ट एक्सपेंडिचर मीट फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, यदि फाइनेंशियल असिस्टेंट ही दिया जाएगा या मान लीजिए कुछ ऐसा खर्च दिया जाए जिससे उसका ऑलमोस्ट एक्सपेंडिचर, उसका ऑलमोस्ट खर्चा जो है मीट हो जाए। ठीक है, जैसे आप हो, यदि आप स्टेट हो, मान लीजिए कोई गार्जियन है, कोई माँ बाप हैं, वो स्टेट हैं, अगर अपने बच्चे को, अपने लड़के को एंटायर खर्चा दे, मतलब इतना खर्चा दे कि उसका एंटायर एक्सपेंडिचर मीट हो जाए, तो यदि वो माँ बाप स्टेट हैं तो लड़का भी स्टेट होगा। ठीक है, तीसरा आ जाइए, मेरी बातों को बहुत ध्यान सुनिए, ये इस तरह एमपी जैन आपको उसमें मिलेगा नहीं। बॉडी इंजॉय मोनोपोली, यदि आपका लड़का, कोई माँ बाप हैं, पूरा पैसा देते हैं, वो स्टेट हैं, पूरा पैसा देते हैं अपने बच्चे को, उसका एंटायर एक्सपेंडिचर गवर्न होता है, और वो अपनी मोनोपोली को, यदि वो अपने वर्चस्व को बना के रखा है या उसके अंदर कोई मोनोपोली है, तो स्टेट कही जाएगी। चौथा, 4th पॉइंट, डीप एंड परसेविव कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि भाई आप अपने बच्चे को पूरा पैसा दे रहे हो, उसका एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए दे रहे हो, उसका मोनोपोली बरकरार रख रहे हो, और अपने बच्चे पे डीप और कंट्रोल, अगर आपके माँ बाप आपके ऊपर पूरा डीप और परसेविव कंट्रोल बना के रखे हुए हैं, और अगर आपके माँ बाप स्टेट हैं तो आप भी स्टेट हो गए। ठीक है, डीप एंड परसेविव, ये मेरा एग्जाम्पल है, इसकी बात पे मत आइएगा क्योंकि ये आपको बहुत सिंपल समझ में आएगा। ठीक है, और 5वां आप देख लीजिए, 5वां पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट है, इफ़ फंक्शनल परफॉर्म बाय बॉडी और पब्लिक इंपॉर्टेंस, यदि उसका जो फंक्शन है वो परफॉर्म बाय बॉडी और पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए हो, तो जैसे मान लीजिए IIT हुआ, IIM हुआ, अगर उनका पब्लिक इंपॉर्टेंस है उनका फंक्शन, तो वो स्टेट कही जाएंगे। और 6ठा है, और वो क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट हो। ठीक है, तो ये इस तरह के 5-6 पॉइंट है जो टेस्ट में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि ये 6 टेस्ट में से कोई भी एक टेस्ट, वन ऑफ द टेस्ट, कोई भी टेस्ट वैलिड हुआ तो वो स्टेट जो है, वो स्टेट आपका, वो बॉडी जो है स्टेट कही जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, ठीक है, अजय हाशिया के आउटकम में ये भी कहा कि ये जो है, जो 6 पॉइंट है, ये कंक्लूसिव नहीं है। इफ़ डज नॉट व्हाट फंक्शन डज द बॉडी डिस्चार्ज, इफ़ इट मे बी गवर्नमेंट और नॉट, भाई वो कोई भी काम कर रही है, गवर्नमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, इट नॉट पॉसिबल टू मेक ए क्लोज एंडेड कैटेगरी, मैंने ये बोला था ना कि ये जो 6 पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 7 पॉइंट भी हो सकते हैं, भविष्य में 8 पॉइंट भी हो सकते हैं, मतलब ये क्लोज एंडेड कैटेगरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने जो बता दिया है ये 6 पॉइंट ये कंक्लूसिव है, इसके बाद 7वां पॉइंट नहीं आएगा। ये क्लोज एंडेड कैटेगरी नहीं है ऑफ ए बॉडी विच वुड बी कंसिडर्ड टू बी स्टेट बेस्ड ऑन फैक्ट टू फैक्ट। केस आता जाएगा और फैक्ट टू फैक्ट हम इस क्लोज एंडेड कैटेगरी को
ये क्लोज एंडेड कैटेगरी नहीं है, इसको बढ़ाते जाएंगे। हो सकता है कोई और जजमेंट आए 2020-2021 में जिसमें 7वां पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट ऐड करे, 8वां पॉइंट वो ऐड करे। तो उन्होंने कहा कि ये जो 6 पॉइंट है वो क्लोज एंडेड नहीं है। ठीक है, अब 7वां आ जाइए। नेक्स्ट केस लॉ देख लीजिए आपका। ठीक है, नेक्स्ट केस लॉ है जी फिल्म, ये BCCI वाला केस है। जी टेलीफिल्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का केस है। इसमें ये कहा गया कि BCCI इज़ नॉट ए स्टेट। ठीक है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल जजमेंट है, इसको आप देखिएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यूनियन ऑफ इंडिया हैज़ बीन एक्सरसाइज सर्टेन कंट्रोल ओवर द एक्टिविटी ऑफ बोर्ड और ऑन गोइंग क्रिकेट। मतलब गवर्नमेंट, मैंने बोला था ना कि यदि आपके पिता स्टेट हैं और आप पे कंट्रोल कर रहे हैं, पर से भी कंट्रोल हो, आपका एंटायर एक्सपेंडिचर मीट कर रहा हो, आपकी मोनोपोली बरकरार रखे हो, तो आप भी स्टेट होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि चूंकि BCCI के ऊपर गवर्नमेंट थोड़ा कंट्रोल रखती है, हैज़ एक्सरसाइज सर्टन कंट्रोल ओवर द एक्टिविटी ऑफ बोर्ड ऑन गोइंग क्रिकेट, द कोर्ट ऑल्सो अज्यूम दैट इवन इफ देयर वॉज सम एलिमेंट ऑफ पब्लिक ड्यूटी इन्वॉल्व इन डिस्चार्ज ऑफ बोर्ड फंक्शन, फिर भी BCCI स्टेट नहीं है। मतलब वो कहती है कि चूंकि BCCI क्रिकेट के प्लेयरों को बाहर भेजती है, यहाँ प्लेयर आते हैं दूसरे देश के लोग। ठीक है, चूँकि उन्होंने BCCI ने इस तरह अपना दिमाग लगा के जान बचा लिया है कि जो बाहर से क्रिकेट, चूँकि बाहर से जो आते हैं प्लेयर, वो किसी एसोसिएशन, जैसे मान लो विदर्भ एसोसिएशन हो गया, बानखेड़े हो गया, किसी क्रिकेट स्टेडियम के अंतर्गत जो पैसा कलेक्ट होता है उसको BCCI कंट्रोल नहीं करती, वो उस एसोसिएशन को छोड़ देती है, दे देती है। ठीक है, तो इस वजह से BCCI चूँकि उसके ऊपर बहुत परसेवी कंट्रोल नहीं रखती है और उससे होने वाले प्रॉफिट को अपने पास नहीं रखती, इसलिए स्टेट होने से बच गई। बहुत लंबा चौड़ा इसमें ऑब्जर्वेशन है, BCCI को स्टेट नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने। 8वां जजमेंट देख लीजिए आप। 8वां जजमेंट है SC चंद्रा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक है, ये 2005 का केस है। मैं आपको बता दूं इसमें क्या है, ये बहुत अच्छा है। मैं आपको बता दूं इसमें क्या है। एक BCCL थी, ठीक है, और BCCL के अंदर ही एक स्कूल था। इसमें मैटर क्या हुआ था, स्कूल के टीचरों ने सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि चूंकि इस स्कूल को थोड़ा बहुत खर्च, इसके सम पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर को BCCL देती है। BCCL वहाँ का एक कोल माइनिंग कंपनी थी उस समय झारखंड में। तो इसलिए जो हम लोग हैं, जो स्कूल के एम्प्लॉई हैं, उनको BCCL के एम्प्लॉइयों के बराबर ट्रीट करना चाहिए, उसे वैसी ही फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूँकि BCCL का डोमिनेंट फंक्शन कोल है, ठीक, एजुकेशन नहीं है। ठीक है, मानते हैं कि BCCL का ये स्कूल नहीं है, वो स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट का था, बट सम फंड रिलीज करता है, कुछ फंड BCCL रिलीज करता था, लेकिन पूरा फंड नहीं। जो कि यहाँ पे जो पॉइंट लिखा गया है टेस्ट में, ऑलमोस्ट एक्सपेंडिचर मीट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ऑलमोस्ट मीट नहीं कर रहा था, थोड़ा बहुत फंड देता था। और वो कहता था कि BCCL का काम कोल को रेज करना है, एजुकेशन नहीं है। सो एम्प्लॉई स्कूल इंटाइटल टू ऑल बेनिफिट अवेल बाई regular employee of BCCL is not valid, so BCCL is not a state। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम SC चंद्रा एंड अदर्स, SC चंद्रा स्कूल के टीचर थे लोग, तो उन्होंने कहा था कि चूँकि BCCL के एम्प्लॉइयों के बराबर हमको भी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा BCCL इज़ नॉट ए स्टेट। ठीक है, और स्कूल नॉट डिपेंडेंट अपॉन फाइनली एड ऑफ BCCL। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि चूँकि, अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छा वो था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ऐसा ना हो कि मान लीजिए ये गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट कुछ ऐसी बॉडियां बनाने लगे जिसको बहुत कम फंड करे और उसको स्टेट की कैटेगरी से बाहर कर दे, बट सुप्रीम कोर्ट से बट गवर्नमेंट स्टार्ट टेम्पलेट टू अडॉप्ट टू स्ट्रेंज द सेटिंग ऑफ सब। मतलब वो कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है इस तरह की बॉडियाँ ना बनाए कि नहीं, जैसे BCCL मान लीजिए गवर्नमेंट है और ये बॉडी बनाए वो स्कूल, कि इसके इंटायर एक्सपेंडिचर को नहीं, थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर दे। ठीक है, और इसकी एक्टिविटी बॉडी, जो इस बॉडी की एक्टिविटी है, कुछ और हो। इस तरह का अगर आप बनाओगे तो क्या होगा कि स्ट्रेटजी ओवर ए बिग स्केल, अगर आप ऐसी बॉडियाँ बहुत बिग स्केल पे बनाओगे
तो बिग स्केल इन ऑर्डर टू इरोड द डिसिप्लिन एंड कंस्ट्रेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ये ऐसी बॉडियाँ इसलिए बढ़ाओगे बड़े पैमाने पे कि ये फंडामेंटल राइट को इरोड कर सके, खुरदुरा उसको निचोड़ सके, उसको नुकसान पहुंचा सके। हम इसलिए जजमेंट नहीं दे रहे हैं कि आप इस बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट ऐसी बॉडियाँ बनाए लगे जैसा बीसीसीएल और स्कूल का रिलेशन अभी मैंने एससी छंत्रा में बताया। ऐसा नहीं बनाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसा बनाया तो सो जुडिशियल कंट्रोल ओवर दीज इंस्टीट्यूशन मच वीकेंड। तो ऐसी बॉडियों के ऊपर जो जुडिशियल कंट्रोल है बहुत वीक हो जाएगा। ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है एससी चंद्रा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और 9वां है लगभग नेक्स्ट होगा प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। तो जिन लोगों को लगता है कि ये प्रदीप कुमार, ये लिख लीजिए आप, प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। तो जिन लोगों को लगता है कि BHU, DU, JNU, IIT, IIM स्टेट नहीं है तो वो उनके लिए है, ठीक है। टेस्ट इन अजय हसीजा इज़ नॉट ए रिजिड, ठीक है। इसमें एक ऑब्जर्वेशन है बहुत तगड़ा। मैंने कहा था ना कि ये रिजिड नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है, क्लोज एंडेड नहीं है, ठीक है। को टेस्ट अजय हसीजा में वो रिजिड नहीं है। द बॉडी इज फाइनेंशियली, फंक्शनली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली डोमिनेट बाई under the control of government, so body is a state. On other hand, when control is merely regulatory under the statute, so it's not a state to make the body a state, ठीक है। मतलब इन्होंने कहा कि जो 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट जो है रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। इसमें हम केस बाय केस ये देखेंगे कि कौन सा स्टेट है, नहीं कि अगर 6 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट बैठ गया तो हम आंख मूंद के उसको स्टेट घोषित नहीं कर देंगे, हम उसको केस बाय केस देखेंगे। और ये जो 6 पॉइंट है ये भी क्लोज इंडेड नहीं है, ये ओपन इंडेड है, इसमें भी बहुत कुछ ऐड कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूरी पॉसिबिलिटी खोल के रखा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि ये लॉयर जो हैं 6 पॉइंट को लगाएं और कोर्ट के बाहर ही कह दें कि नहीं ये स्टेट है और इस तरह का नहीं। वो मेरे पास आएगा, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। ए कॉपरेशन सोसाइटी इज नॉट ए स्टेट विद इन आर्टिकल 12 अनलेस टेस्ट इंडिकेट इन अजय हसीजा, ठीक है। कह रहा कि एक कॉपरेटिव सोसाइटी, तो मतलब कॉपरेटिव, इसीलिए तो मैं आपको बता दूं जो कॉपरेटिव सोसाइटी को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये स्टेट नहीं है अनलेस जो है 6 टेस्ट में से कोई टेस्ट उसमें वैलिड हो जाए। यही कारण है कि जो कॉपरेटिव मिनिस्ट्री बना रहे थे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, और लोग कहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के ही उपज है अमित शाह, तो उनसे मिनिस्ट्री बना रहे तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया कि आप ऐसी मिनिस्ट्री नहीं बना सकते जो एज ए स्टेट ना हो, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी पे अजय हसीजा का टेस्ट नहीं लगता है, ठीक है। नॉट ओनली ए बॉडी स्पॉन्सर और क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट मे बी ट्रीटेड एज अथॉरिटी, ठीक है। मतलब वो कह रहे हैं कि यदि कोई लोकल बॉडी है, ठीक है, यदि मान लीजिए कोई लोकल बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट का MP जैन में बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशन है, आप पढ़िएगा उस बुक को। मैं जो बता रहा हूँ MP जैन को खोल के आप 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो मेरे लेक्चर को सुनते रहिए, उसको पढ़ते रहिए, आपको एकदम जो है बिंदास सब मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मान लीजिए कोई लोकल बॉडी क्रिएटेड बाई एनी पर्सन, ठीक है, मान लीजिए कोई पर्सनल आदमी है, कोई सिंगल आदमी है, इसने कोई बॉडी क्रिएट किया, ठीक है। तो हुआ यूँ कि इस बॉडी को क्रिएट तो कर लिया गया, लेकिन अगर ये बॉडी, मैंने सिंपल बताया ना कि यदि पिताजी लड़के को पैसा दे रहे हैं, उसके ऊपर परसेवी कंट्रोल है, उस पिताजी उस लड़के के एंटायर ऑलमोस्ट एक्सपेंडिचर को मीट कर रहे हैं पिताजी और उनकी माँ, और अगर पिताजी माँ स्टेट हैं तो वो लड़का भी स्टेट होगा। यही बात उन्होंने कहा कि यदि लोकल बॉडी है और क्रिएटेड बाई पर्सन है, ठीक है, और गवर्नमेंट कोई असिस्ट कर रही है, ऐसा असिस्ट कर रही है कि उसके असिस्ट से उनके एक्सपेंडिचर लगभग मीट हो रहे हैं, नॉर्मली मीट नहीं हो रहे, थोड़ा बहुत मीट नहीं हो रहा। अदरवाइज प्रदीप हसीजा वाला जो केस है, अरे सॉरी वो जो केस था, क्या नाम था, SC चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, उसमें थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर मिले, यदि पिताजी और माँ, ठीक है, अपने बच्चे को एक्सपेंड दे लेकिन उसको ऑलमोस्ट खर्चा मीट ना हो तो वो स्टेट नहीं होगा। वो यही बात यहाँ पे कहना चाह रहा है कि अगर लोकल बॉडी क्रिएटेड बाई पर्सन एंड गवर्नमेंट असिस्टेंट बाई, यदि गवर्नमेंट असिस्ट करे तो यूजुअली डिग्री ऑफ कंट्रोल हो, ठीक है, यूजुअल डिग्री ऑफ कंट्रोल हो, यदि उस बॉडी के ऊपर, लोकल बॉडी के ऊपर गवर्नमेंट थोड़ा बहुत पैसा भी दे जिससे उसका ऑलमोस्ट एक्सपेंडिचर मीट करे और गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, तो वो लोकल बॉडी भी स्टेट कही जाएगी। इसीलिए तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये केस बाय केस देखेंगे कि वो कितना एक्सपेंडिचर मीट करती है
और कितना कंट्रोल है। ठीक है, तो इसीलिए प्रदीप कुमार विश्वास में कहा कि द टेस्ट इन अजय हसीजा इज़ नॉट रिजिड। ठीक है, तो अब इसमें कुछ और ऑब्जर्वेशन थे। कोचिन रिफाइनरी का उन्होंने एक केस लॉ डिस्कस किया गया है एमपी जैन में। उन्होंने कहा था कि कोचिन रिफाइनरी में 53% शेयर जो है गवर्नमेंट के हैं और 26% शेयर किसी फॉरेन प्राइवेट प्लेयर के थे। ठीक, लेकिन आप देखिए ज़्यादा है ज़रूर गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी इज़ नॉट लार्ज। मतलब 53% शेयर तो थे कोचिन रिफाइनरी पे, लेकिन 26% कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया गया था कि 26% वाले जो फॉरेन प्राइवेट प्लेयर थे ये कंपनी को कंट्रोल कर रहे थे, ना कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी। तो अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल, यदि गवर्नमेंट उसको असिस्ट भी कर रही हो लेकिन बहुत थोड़े बहुत पैसे असिस्ट कर रही हो और उसका ऑलमोस्ट एक्सपेंडिचर ना हो और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप ना हो लेकिन इस 26% वाले फॉरेन प्राइवेट प्लेयर का ज़्यादा हस्तक्षेप हो, तो कोचिन रिफाइनरी को एमपी जैन में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एमपी जैन बुक में लिखा हुआ है कि ये एक स्टेट नहीं है। ठीक है, लेकिन इसी में मैं आपको एनटीपीसी का एक मामला बता दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा पेज ऐड कर लूँ आपके सामने। जैसे मान लीजिए एनटीपीसी है। ठीक है, एनटीपीसी है, तो एनटीपीसी में आप देख लेंगे तो गवर्नमेंट के कुछ 91%, 51% से ज़्यादा शेयर हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि एनटीपीसी पे डीप एंड परसेव कंट्रोल है गवर्नमेंट का। ठीक है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीएमडी की नियुक्तियों में इसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, इसलिए एनटीपीसी स्टेट है। लेकिन अगर एनटीपीसी के डीप और परसेव कंट्रोल ना होता एनटीपीसी के ऊपर गवर्नमेंट का, तो एनटीपीसी या और भी पावर ग्रिड, पीजीसीएल टाइप की कंपनियां जो हैं वो स्टेट नहीं कही जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 10वां वो आपका केस लॉ है चंद्रमोहन खन्ना वर्सेज एनसीईआरटी। ठीक है, चंद्रमोहन खन्ना वर्सेज एनसीईआरटी 1991 का केस है। इसी में ये केस है एनसीईआरटी का, मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी इज ए बॉडी और नॉट, और इसी एनसीईआरटी का ऑब्जर्वेशन में सीएसआईआर को भी कहा गवर्नमेंट ने कि ये, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये भी स्टेट है। तो इसमें एनसीईआरटी को क्यों कहा ये स्टेट नहीं है। ठीक है, सॉरी नहीं है, क्योंकि एक तो ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, दूसरी बात लार्जली ऑटोनॉमस बॉडी है, तीसरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द एश्योरिंग दैट इस फंडिंग नॉट एंटायरली फॉर, मतलब गवर्नमेंट की जो फंड है वो एंटायरली इसको नहीं मिलता है, परसेवी कंट्रोल भी नहीं था, लार्जली ऑटोनॉमस बॉडी थी, पूरा इसके एंटायर एक्सपेंडिचर को भी गवर्नमेंट मीट नहीं कर रही थी। इसलिए कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कि एनसीईआरटी इज़ नॉट ए स्टेट बट सीएसआईआर इज ए स्टेट इन सभाजीत तिवारी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में। ठीक है, ये इसी में चंद्रमोहन खन्ना के केस में 1975 का जजमेंट जो है वो रिव्यू किया गया था। ठीक है, और ये एक केस है मुझे मिला, चूँकि एमपी जैन में लिखा है इसलिए मैं बता देता हूँ। ये है टेकराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल केस मुझे कंट्रोवर्शियल इसलिए लगा क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट स्टडी को गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया स्टेट नहीं है। क्यों स्टेट नहीं है? उन्होंने कहा कि चूँकि ये रिसीव करता है ग्रांट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट एंड पीएम, और गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है, गुड कंट्रोल है इसके ऊपर, इस इंस्टीट्यूट के ऊपर, फिर भी ये स्टेट नहीं है। लेकिन ये क्यों नहीं है ये न एमपी जैन में मुझे मिला और ना ही जो है हम उसका रिव्यू कर पाए, समझ पाए कि आखिर टेकराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट स्टडी को क्यों सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट नहीं कहा है। तो बस इतना है यहाँ तक। आप बताइएगा हमको कमेंट करके और कि बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर एमपी जैन में या वीएन शुक्ला में इससे ज़्यादा कुछ लिखा हो तो हमको ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि और ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अगर आप मेरा मनोबल बढ़ाएंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एकदम अल्टीमेट वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।